हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन नंबर 12 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। इफ वी कंसीडर दैट 1/6 इन प्लेस ऑफ 1/12 mass of carbon atom is taken to be the relative atomic mass unit, the mass of 1 mole of substance will। तो बोल रहा है कि ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU, इसको हम लोग लिखते हैं ना 1 AMU का डिफिनेशन 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम। तो अगर 1/12 के जगह 1/6 हो जाए डिफिनीशन 1 AMU इक्वल टू 1/6 द मास ऑफ कार्बन एटम, तो क्या होगा आपका मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो इनिशियली आप मान लीजिए कि 1 AMU इक्वल टू x होता है, ठीक है। 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू x, तो 1/6 मास ऑफ कार्बन एटम को आप क्या लिख सकते हैं 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम इंटू 2। यही तो आपका 1 AMU होता था x जो आप पहले माने थे। तो अब जो है 1 AMU हो जाएगा 2x। मतलब अगर आपके पास 1 मोल सब्सटेंस था तो इसका मास पहले कितना होता था, इसका मास जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का मास x होगा, हाइड्रोजन का मास होता था 1 AMU, तो हाइड्रोजन का मास होगा x, लेकिन अब जो है 1 AMU 2x होता है, तो x में कितना AMU हो गया, हाफ AMU ही तो होगा। सिमिलरली कार्बन का मास होता था 12 AMU, मतलब कार्बन का मास होता था 12x, तो इसको आप 6 इंटू 2x लिखिएगा। अब जो है 1 AMU इक्वल टू 2x होता है, तो मास हो जाएगा 6U। पहले 12 AMU होता था, अब 6 AMU हो जाता है। सिमिलरली किसी भी सब्सटेंस के लिए होगा तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मास क्या होगा, तो अगर एक एटम का मास हाफ हो रहा है तो 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। तो एक पार्टिकल का मास पहले 12 AMU था, तो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल का मास 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 12 AMU होगा। लेकिन जब 1 AMU को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे 1/6, तो आपका 1 पार्टिकल का मास 6U है, तो इतना पार्टिकल का मास इतना इंटू 6U, तो 1 मोल सब्सटेंस का मास हाफ हो रहा है, तो आंसर होगा डिक्रीज ट्वाइस। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस विल डिक्रीज ट्वाइस, जितना भी मास होगा उसका हाफ हो जाएगा अगर आप 1 AMU को 1/12 के जगह 1/6 से डिफाइन कीजिएगा तब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो अगर इसका एक एटम है तो उसमें कितना ऑक्सीजन एटम है, 4 इंटू 2 8 ऑक्सीजन एटम है, 8 ऑक्सीजन एटम। तो इसका कितना मोल में 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम होगा, तो एक मोल में 8 मोल ऑक्सीजन एटम होगा। तो मान लीजिए कि इसका x मोल है, तो कितना मोल ऑक्सीजन एटम होगा 8 इंटू x मोल, और ये 0.25 होना चाहिए, तो x इक्वल टू होगा 0.25 डिवाइडेड बाय 8। इसको आप इस तरह से 100 लिख सकते हैं, तो 8 3.125 इंटू 10⁻⁻2। अगर इतना मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट का होगा तो 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम उसमें होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयंस रिप्रेजेंट है कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। तो आपको बताना इन सभी में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कौन सा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, ये सब तो ठीक है। एटॉमिक नंबर 7 8 9, तो 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा नाइट्रोजन के पास, लेकिन 3 माइनस, तो 7 + 3 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। O2 माइनस 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो 8 + 2 9 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो इन तीनों के पास तो 10 इलेक्ट्रॉन है। सल्फर के पास 16 इलेक्ट्रॉन होगा और इस पे 2 निगेटिव, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट किया तो +2 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। नेक्स्ट लिथियम Na+, 11 एटॉमिक नंबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 10 इलेक्ट्रॉन। इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। K+, एटॉमिक नंबर 19, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा। Cl-, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17,
माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो 17 इलेक्ट्रॉन पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन और हो गया 18। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, पॉजिटिव चार्ज है ना, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकला, तो 20 माइनस 2 18 इलेक्ट्रॉन है। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 होता है, 21 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो स्कैंडियम 3 प्लस के बाद 18 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो इन चारों के पास 18 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, यही तो फाइंड आउट करना था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होगा, क्योंकि ये सेम ही पीरियड का सेम ग्रुप का एलिमेंट है, कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम। जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ लीजिएगा तब आपको ये समझ में आएगा। कैल्शियम से 18 एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है स्ट्रोंटियम में, और स्ट्रोंटियम से 18 इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है बेरियम का। तो कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो जितना था उसमें से -2 हो गया। स्ट्रोंटियम में कैल्शियम से 18 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तो अगर इसके पास x इलेक्ट्रॉन था तो x प्लस 18 होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो x प्लस 18 माइनस 2, तो x प्लस 16, मतलब Ca2 प्लस से 18 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है Sr2 प्लस में। Ca2 प्लस के पास x माइनस 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास x प्लस 16 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। दूसरा तरीका ये है कि आपको इसका एटॉमिक नंबर सभी का पता होना चाहिए। कैल्शियम का होता है 20, तो इसका हो जाएगा 20 प्लस 18 38, इसका हो जाएगा 56। ये अगर आपको पता है कि बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 है, स्ट्रोंटियम का 38 है और कैल्शियम का 20 है, तब भी आप निकाल सकते हैं। 20 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 18 इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास, और इसके पास 38 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 36 इलेक्ट्रॉन होगा। 56 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 54 इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर एटॉमिक नंबर पता है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो पीरियोडिक टेबल पढ़ने के बाद आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद मतलब ये वाला ऑप्शन है, इसे तो यहाँ आप बता ही सकते हैं। कैल्शियम स्कैंडियम ये सब कम से कम 30 तक तो एटॉमिक नंबर याद ही होगा आप लोग को, 1 to 30 तक इसका क्या एटॉमिक नंबर होता है। नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ ए 2.05 m solution of acetic acid in water is 1.02 ग्राम पर ml. द मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। तो मोलेलिटी से मोलेलिटी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला बता चुके हैं, तो आप उससे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप मान लीजिए कि जो आपके पास सॉल्यूशन है वो 1 लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1 लीटर, तो वॉल्यूम पता है और डेंसिटी दिया हुआ है, तो मास निकल जाएगा। मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, 1000 इंटू 1.02। डेंसिटी है आपका 1.02 ग्राम पर ml, मतलब 1 ml वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, तो आपका वेट होगा 1.02 ग्राम। आपके पास 1000 ml है, तो 1000 ml के कॉरस्पॉन्डिंग 1020 ग्राम होगा, वही तो है। पर ग्राम ग्राम पर ml है, तो वॉल्यूम भी ml में लेना पड़ेगा, तो आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन है 1020 ग्राम। और अगर 1 लीटर वॉल्यूम है तो उसमें नंबर ऑफ मोल एसिटिक एसिड का क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिटिक एसिड हो जाएगा 2.05। यही तो मोलरिटी होता है कि पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन कितना नंबर ऑफ मोल सोल्यूट का प्रेजेंट है, यही मोलिलिटी कहलाता है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर 2.05 मोल प्रेजेंट होगा तो मोलरिटी हो जाएगा 2.05 m। या फिर देख लीजिए, नंबर ऑफ मोल अगर ये है और वॉल्यूम ये है तो मोलरिटी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इतना ही आ गया, मतलब आपके पास 2.05 मोल एसिटिक एसिड का प्रेजेंट है। तो मास ऑफ सोल्यूट क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट हो जाएगा नंबर ऑफ मोल इंटू वेट ऑफ 1 मोल, मतलब जीएमएम, और जीएमएम है 60। 12 प्लस 12, 2 कार्बन के कारण 24 प्लस 4 हाइड्रोजन प्लस 4 और 2 ऑक्सीजन 32, 28 प्लस 32 60 होता है। तो 2.05 इंटू 60, इतना वेट जो है एसिटिक एसिड का है, ये आता है 123 ग्राम। तो 1020 ग्राम में 123 ग्राम एसिटिक एसिड है, तो वाटर का कितना ग्राम है, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट, तो वाटर आपके पास है 1020 माइनस 123 ग्राम, ये आएगा 997 ग्राम। तो आपके पास वेट ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पता चल गया। तो मोलेलिटी क्या होगा, मोलेलिटी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो 0.997 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2.05 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा,
2.28 मोल पर केजी। बाकी सब तो या तो कम ही है 2.05 से, नहीं तो बहुत ज्यादा है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। नहीं तो आप डिवाइड कर लीजिए तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा, 2.28 आएगा। थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया, 1020 माइनस 123 897 होगा, तो 0.897 होगा। अब इसका वैल्यू आएगा 2.28। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ ए 3.6 m सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन दैट इज 29% H2SO4 बाय मास विल बी। तो आपको दिया हुआ है कि 29% H2SO4 है और मोलरिटी दिया हुआ है 3.60 m सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, तो डेंसिटी क्या होगा? तो मान लीजिए वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का वो 1 लीटर है, तो वॉल्यूम अगर 1 लीटर है तो उसमें 3.6 मोल H2SO4 का परियंट होगा, तभी तो मोलरिटी 1 आएगा। मोलरिटी का मतलब ये होता है नंबर ऑफ मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल परियंट है सॉल्यूट का, वही मोलरिटी कहलाता है। तो 3.6 मोल परियंट होगा तभी मोलरिटी 3.6 आएगा। अब नंबर ऑफ मोल पता है तो कितना मास है H2SO4 के कारण ये पता चल जाएगा। तो मास होगा नंबर ऑफ मोल इंटू वेट ऑफ 1 मोल, इसी को जीएमएम बोलते हैं। H2SO4 का होगा जीएमएम 98, 2 प्लस 32 प्लस 60 इंटू 4, तो 64 प्लस 32 प्लस 2 98 आएगा, तो मास हो जाएगा 3.6 इंटू 98, ये जो है 352.8 ग्राम होगा। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में 352.8 ग्राम H2SO4 है। यहाँ मोलर मास ऐसे भी दिया हुआ था, तो ये कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। अब जो है लिखा हुआ है कि 29% H2SO4 बाय मास है, मतलब अगर ये 1 लीटर सॉल्यूशन का मास x ग्राम होगा तो x ग्राम का 29% 352.8 ग्राम होना चाहिए। तो 29% ऑफ x क्या होगा, 29 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स, ये होगा 352.8। तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा 35280 डिवाइडेड बाय 29, ये 100 मल्टीप्लाई होगा और उसको 29 से डिवाइड कर दीजिए, ये आता है 1216 ग्राम। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन का वेट है 1216 ग्राम। तो डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी होगा मास अपॉन वॉल्यूम, और दिया हुआ है कि ग्राम पर ml में डेंसिटी फाइंड आउट करना है, तो मास को ग्राम में लीजिए और वॉल्यूम को मिलीलीटर में लीजिए। तो 1 लीटर सॉल्यूशन है तो वॉल्यूम हो जाएगा 1000 ml, 1000 ml सॉल्यूशन का वेट है 1216 ग्राम, तो डेंसिटी हो जाएगा दिस अपॉन दिस, ग्राम पर ml आएगा, तो ये होगा 1.216 ग्राम पर ml, 1.216, ये 1.22 आंसर होगा आपका, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, इन दिस रिएक्शन, इसमें आपको बताना है कि 11 पॉइंट कौन सा स्टेटमेंट सही है। 11.2 लीटर H2 गैस एट STP इज प्रोड्यूस फॉर एवरी मोल HCl कंज्यूम। तो बोल रहा है कि अगर 1 मोल HCl कंज्यूम होगा तो 11.2 लीटर H2 गैस प्रोड्यूस होगा STP पे। तो 6 मोल से 3 मोल H2 गैस बनता है, तो अगर 1 मोल HCl रिएक्शन में पार्ट लेगा तो हाफ मोल H2 गैस प्रोड्यूस होगा, और STP पे 1 मोल के कॉरस्पॉन्डिंग 22.4 लीटर वॉल्यूम प्रोड्यूस होता है। तो अगर हाफ मोल रहेगा तो वॉल्यूम प्रोड्यूस हो जाएगा 22.4 का हाफ, 22.4 डिवाइडेड बाय 2, इसका 11.2 लीटर। तो ये स्टेटमेंट तो सही है कि अगर 1 मोल HCl कंज्यूम होगा तो STP पे जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा वो 11.2 लीटर प्रोड्यूस होगा। ऐसे भी वॉल्यूम एट STP होता है नंबर ऑफ मोल इंटू 22.4 लीटर, तो नंबर ऑफ मोल हाफ है H2 गैस का, तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/2 इंटू 22.4। नेक्स्ट, 6 लीटर ऑफ HCl से 3 लीटर H2 गैस प्रोड्यूस होगा, तो ये गलत है। 6 मोल HCl से 3 मोल HCl गैस प्रोड्यूस होगा, और 3 मोल के कॉरस्पॉन्डिंग 3 इंटू 22.4 67.2 लीटर H2 गैस प्रोड्यूस होगा, वो भी कब, STP पे। अगर टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन चेंज कीजिएगा तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा H2 गैस का, PV इक्वल टू nRT से। तो यहाँ पे तो लिखा हुआ भी नहीं है कि 3 लीटर कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये तो ऐसे भी गलत है। नेक्स्ट, 33.6 लीटर H2 गैस इज प्रोड्यूस रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर एवरी मोल ऑफ अल्यूमिनियम दैट रिएक्ट। तो टेम्परेचर और प्रेशर कुछ भी रहे, अगर 1 मोल अल्यूमिनियम का रिएक्ट होगा तो इतना मोल H2 गैस प्रोड्यूस होगा, तो ये गलत है। 2 मोल के कॉरस्पॉन्डिंग 3 मोल,
मतलब 1.5 गुना H2 गैस प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर 1 मोल अल्मोनियम का रहेगा तो 1.5 मोल H2 गैस प्रोड्यूस होगा, लेकिन 1.5 मोल H2 गैस का मतलब है कि एसटीपी पे वॉल्यूम जो H2 गैस का प्रोड्यूस होगा वो 1.5 मोल के कोरस्पोंडिंग 33.6 होगा। 1.5 इंटू 22.4 लीटर, तो 33.6 लीटर H2 गैस 8 एसटीपी प्रोड्यूस होगा अगर 1 मोल एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा तो इसमें भी टेम्परेचर और प्रेशर अगर चेंज होगा तो वॉल्यूम ऑफ H2 गैस चेंज हो जाएगा, तो ये गलत है। रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर नहीं प्रोड्यूस होगा, एसटीपी पे इतना प्रोड्यूस होगा या एनटीपी पे प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट 67.2 H2 gas at STP is produced for every mole of aluminum reacts. तो every mole of aluminum के corresponding 33.6 लीटर H2 gas प्रोड्यूस होगा STP पे, यहाँ 67.2 लिख रहा है, तो ये भी गलत है। तो इसका हर एक ऑप्शन करवाने का मतलब ये हुआ कि कंफ्यूज नहीं होना है, जो कॉन्सेप्ट है वही। 1 मोल के corresponding 3 मोल होता है, ऐसा नहीं कि 6 लीटर के corresponding 3 लीटर हो जाएगा। ये वाला पॉइंट सही हो सकता था अगर HCl गैसियस रहता तब। क्यों? क्योंकि अगर HCl गैस रहता तो 6 लीटर के corresponding 3 लीटर प्रोड्यूस होता। इसको आप इस तरह से समझिए कि जितना HCl गैस प्रोड्यूस होता है उसका हाफ H2 गैस प्रोड्यूस होता है, और अगर ये गैस रहता तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है? नंबर ऑफ मोल होता है PV अपॉन RT, मतलब वॉल्यूम होता nRT/P। अब अगर नंबर ऑफ मोल कुछ है x, तो वॉल्यूम हो जाएगा xRT/P, और जितना HCl कंज्यूम होता है उसका हाफ H2 गैस प्रोड्यूस होता है। तो अगर x मोल है HCl का तो x/2 मोल होगा H2 गैस का, तो वॉल्यूम H2 गैस का क्या होगा? x/2 RT/P, मतलब xRT/2P। तो जितना HCl कंज्यूम हुआ उसका हाफ H2 गैस प्रोड्यूस होता वॉल्यूम के टर्म में भी, लेकिन उसके लिए ये लिक्विड नहीं गैस होना पड़ता, क्योंकि अगर गैस होता तो प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन सेम रहता रिएक्शन में। ये जो है एक ही कंटेनर में होगा रिएक्शन, एक कंटेनर में होगा तो दोनों एक ही कंटेनर के अंदर है, तो इस कंटेनर में प्रेशर टेम्परेचर ये सेम ही रहेगा। तो HCl गैस का प्रेशर टेम्परेचर और H2 गैस का प्रेशर टेम्परेचर सेम होगा, इसलिए इनडायरेक्टली नंबर ऑफ मोल अगर हाफ है तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय HCl गैस डबल हो जाएगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय H2 गैस। मतलब अगर 6 लीटर HCl गैस आप लेते तो उससे 3 लीटर H2 गैस प्रोड्यूस होता। इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं 6 लीटर के करस्पॉन्डिंग अगर x मोल आता तो x मोल के करस्पॉन्डिंग x/2 मोल प्रोड्यूस होता, लेकिन PV = nRT वाला इक्वेशन लगाइएगा तो वॉल्यूम जो है वो 6 लीटर का हाफ 3 लीटर आ जाएगा। तो उस केस में आप बोल सकते थे कि 6 लीटर HCl एक्वस से 3 लीटर एक्वस नहीं HCl गैस से 3 लीटर H2 गैस प्रोड्यूस हो जाता, लेकिन यहाँ एक्वस है तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद अब जो है अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 18 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।